वेलकम टू संकल्प फॉर टीचिंग करियर। लें ऐसा संकल्प जो आपको कामयाब बना दे। हेलो एंड वेलकम टू और अनदर वीडियो, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जलवायु चैप्टर का सेकंड पार्ट। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम इसके 5 टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम इसके नेक्स्ट 6 टॉपिक्स करेंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं आज हम। छठा टॉपिक रहेगा भारत की ऋतुएं। सातवां टॉपिक मानसून का आगमन। आठवां मानसून का निवर्तन। नौवां टॉपिक मानसूनी वर्षा ऋतु की विशेषताएं। 10वें में शीत ऋतु और 11वें में ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नॉर्मली हमारी स्ट्रेटजी रहती है कि हम हर वीडियो में जो टॉपिक्स पढ़ते हैं लास्ट में उनमें से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो वीडियो के लास्ट में आपको उनका आंसर देना है, इसलिए इस टॉपिक्स को ध्यान से समझना है। अगर आप सारे टॉपिक ध्यान से समझोगे तभी तो आंसर दे पाओगे। तो इससे आपका भी फ़ायदा हो जाता है कि कम से कम हर टॉपिक को आप सीरियसली लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में काम आएगा। और साथ में हमें भी पता चल जाता है कि हमारी वीडियोस कितनी यूज़फुल हो रही है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। 6 टॉपिक है भारत की ऋतुएं। मतलब भारत में कौन कौन सी ऋतुएं हैं। तो भारत में मुख्यतः 4 ऋतुएं हैं: मानसून का आगमन, मानसून का निवर्तन, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। यहाँ आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लाइफ में काम आने वाली है सिर्फ वही बताई जाएगी आपको यहाँ पे, कि भारत की ऋतुएं कौन सी हैं। ये 4, इनसे ही क्वेश्चन बनता है। ये जो इनका टाइम पीरियड है 15 जून से 15 सितंबर, 15 सितंबर से 15 दिसंबर, फिर 15 अक्टूबर से 15 मार्च या 15 मार्च से 15 जून, ये लगभग टाइम होता है। ये वैज्ञानिक जो है लगभग डिसाइड करते हैं कि इस टाइम से टाइम तक ये ऋतु चलती है। लेकिन लगभग वाली चीज़ें एग्जाम में नहीं आती, क्योंकि ये 2-4 दिन आगे पीछे होता रहता है। तो टाइम पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ 4 ऋतुओं के नाम ध्यान रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 7वां टॉपिक है मानसून का आगमन। तो मानसून का आगमन जो टॉपिक है, पहले इसको चित्र में कहानी की तरह समझ लो, फिर ये सारे जो नोट्स हैं ये जल्दी समझ में आएंगे, उस कहानी से रिलेटेड लगेंगे आपको। देखिए, मानसून का आगमन नाम से ही मतलब पता चल रहा है कि मानसून का आना। मानसून यानी बरसात का जो मौसम होता है उसका आना। तो उसको आने की जो कहानी है वो ये है कि मानसून की उत्पत्ति का मेन कारण ये होता है, ये जो हिंद महासागर है इसमें गर्मियों में अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण नमी ऊपर संघनन करके बादलों का रूप ले लेती है, और अत्यधिक नमी से यहाँ बन जाता है उच्च दाब। और इसके विपरीत उत्तर भारत में गर्मी ज़्यादा पड़ने के कारण स्थलीय भाग गर्म हो जाता है, जिसलिए यहाँ बन जाता है निम्न दाब। और पवनें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती हैं। तो इस तरफ ये बहेंगी तो अपने साथ बादलों को भी लेती हुई जाएंगी। तो इसी को कहते हैं मानसून का आगमन। ये हो गया मेन कारण। अब देख लेते हैं ये आता किस हिसाब से है, किस दिशा से है। तो मानसून का आगमन दक्षिण भारत में हो जाता है जून की शुरुआत में। हालांकि एक पॉइंट इसके पहले भी एनसीईआरटी में दे रखा है कि भारत के जो द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, उनमें ये मानसूनी वर्षा अप्रैल के अंतिम सप्ताह और मई के शुरुआती सप्ताह तक ही हो जाती है। तो एनसीईआरटी में दे रखा है तो वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है कि द्वीपों में मानसून की शुरुआत अप्रैल के अंतिम और मई के शुरुआती सप्ताह में हो जाती है, पहला पॉइंट। उसके बाद मुख्य भारत में मानसून पहुंचता है जून के आरंभ में। ये मैप हमें दिखा रहा है, देखिए ये 1 जून लिखा हुआ है, ये 1 जून लिखा हुआ है और इनके बीच में ये लाइन है। तो ये लाइन ये बता रही है कि 1 जून तक मानसून दक्षिण भारत के इस एरिया को कवर कर लेता है। फिर 5 जून यहाँ पर है, 5 जून यहाँ पर है, फिर 5 जून तक मानसून बढ़ करके इस एरिया को कवर कर लेता है। फिर उसके बाद यहाँ 10 जून में ये एक शाखा इधर अरब सागर की तरफ से आती है, अरब सागर शाखा कहलाती है। दूसरी शाखा इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ से आगे बढ़ती है, तो ये बंगाल की खाड़ी शाखा कहलाती है। तो 10 जून तक अरब सागर शाखा पहुंच जाती है मुंबई तक, और बंगाल की खाड़ी शाखा ये इधर कोलकाता और इधर ऊपर उत्तर भारत में असम वगैरह को कवर कर लेती है। तो इस तरीके से मानसून बढ़ रहा है उत्तर भारत की ओर। अब उत्तर भारत को देख लेते हैं कि कौन सी तारीख तक उत्तर भारत को कवर कर लेता है। तो 10 जून तक देख लेते हैं हमने। उसके बाद ये 15 जून की लाइन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब कि 15 जून तक इतने एरिया को कवर कर लिया। 10 जून तक ये एरिया था, अब आगे बढ़ करके मानसून ने इस एरिया तक को कवर कर लिया, यानी 15 जून तक मध्य जून में मध्य भारत तक पहुँच जाता है मानसून। फिर आगे बढ़ते हैं तो 1 जुलाई, 1 जुलाई तक देखें तो पश्चिम भारत तक पहुँच जाता है मानसून।
और 15 जुलाई तक पूरे भारत को कवर कर लेता है मानसून। तो इस प्रकार हमने देखा कि मानसून की शुरुआत भारत में 1 जून के आसपास हुई और पूरे भारत को उसने कवर कर लिया लगभग 15 जुलाई तक। तो ये होता है मानसून का आगमन। अब हम इसके नोट्स के पॉइंट्स को देख लेते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है समय। अच्छा, कई बार ये डाउट ना हो आपको कि जब हम पहले टॉपिक को पूरा डायग्राम से समझ भी लेते हैं तो नोट्स को देखने की क्या ज़रूरत है। तो नोट्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि पूरी एनसीईआरटी, पूरी महेश कुमार बर्णवाल सार और यूपीएससी लेवल की बुक्स तथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इन सब के निचोड़ को हमने इन्हीं नोट्स में डाल रखा है, इसलिए नोट्स को पढ़ना ज़रूरी है। कहानी हम इसलिए करते हैं ताकि नोट्स हमें बोरिंग ना लगे, इतना ज़्यादा मैटर ना लगे। कहानी से समझने के बाद आप जब नोट्स पढ़ते हो तो ये सारे नोट्स आपको इस कहानी से रिलेटेड लगते हैं, इसलिए जल्दी याद हो जाते हैं। और नोट्स इसलिए ज़रूरी हैं कि हर एक नोट्स के हर एक पॉइंट में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्वेश्चन बन कर आ सकते हैं। तो हमें हर एक नोट्स में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं ये ध्यान रखते हुए स्मार्ट स्टडी करनी है। तो आइए देखते हैं अब पहला पॉइंट, समय, मतलब मानसून के आगमन का समय क्या है। तो भारत में मानसून के आगमन का समय 15 जून से 15 सितंबर तक होता है। तो ये डेट एग्जैक्ट तो आती नहीं, लेकिन अपनी नॉलेज के लिए हमें ध्यान रखना है कि भारत में मानसून हम कब कब देखते हैं। तो जून के स्टार्टिंग से देखते हैं और 15 सितंबर तक तो मानसून आ रहा होता है, इसलिए इसको मानसून का आगमन कहते हैं। फिर ये 15 सितंबर के बाद लगभग 1-2 महीने यहीं बरसात करता रहेगा, उसके बाद फिर लौटना स्टार्ट हो जाएगा सितंबर से ही। तो फिर वो अगला टॉपिक है, वहाँ देखेंगे हम मानसून किस तरह से लौटता है। दूसरा का पॉइंट है कारण। कारण अभी हमने समझा था चित्र में कि मानसून के आने का कारण क्या है। अब उसको यहाँ पॉइंट में देखेंगे तो सब उससे रिलेटेड लगेगा। गर्मियों में सूर्य के कर्क रेखा पर लंबवत पड़ने के कारण उत्तर भारत में निम्नदाब व हिंद महासागर में अत्यधिक वाष्पीकरण की आर्द्रता और संघनन से उच्च दाब बन जाता है। परिणाम स्वरूप दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें इस उच्च दाब से संघनित बादलों को अपने साथ लेते हुए हिंद महासागर से उत्तर भारत की ओर बढ़ने लगती हैं, जिसे मानसून का आगमन या दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। ये कुल भारतीय वर्षा की 75% वर्षा करता है। अब देखिए एक ही पॉइंट में कितने सारे क्वेश्चन बन गए। पहले तो कहानी ये बताती है कि दक्षिण भारत के नीचे जो हिंद महासागर है वहाँ गर्मियों में अत्यधिक वाष्पीकरण से संघनित होकर के बादल अपने साथ नमी इकट्ठी कर लेते हैं, जिससे वहाँ उच्च दाब बनता है। और उत्तर भारत स्थलीय भाग है, गर्मियों में गर्म हो जाता है, इसलिए वहाँ निम्नदाब बनता है। तो ये जो हिंद महासागर का उच्च दाब है, यहाँ से जब मानसून को लेकर के पवनें उत्तर की तरफ चलेंगी तो ये उत्तर और पूर्व की दिशा में जो पवनें चल रही हैं, ये चल कहाँ से रही है, नीचे है दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा। तो दक्षिण और पश्चिम दिशा को मिला करके यहाँ से मानसूनी पवनें चल रही है, इसीलिए इस मानसून का नाम होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। और ये मानसून आ रहा है तो इसलिए दूसरा नाम है मानसून का आगमन। और यही दक्षिण पश्चिमी मानसून जो ऊपर जाता है ये पूरे भारत का 75% वर्षा करता है। इस चीज़ पर ध्यान देना जो अभी मैंने समझाई है, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो जो मानसून आ रहा है दक्षिण पश्चिम दिशा से ये करता है 75% वर्षा। फिर आगे देखेंगे जब हम उत्तर पूर्व से ये जो वापस जाएगा मानसून ये करेगा मात्र 25% वर्षा। तो ये कहाँ पर 75% होती है, कहाँ 25%, ये चीज़ ध्यान रखनी ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट्स की तरफ। तीसरा पॉइंट है कि प्रभाव क्या होते हैं इस मानसून आगमन के, कि जब मानसून आगमन भारत में आने लगता है तो क्या क्या प्रभाव करता है। तो पहला है मानसून की पहली वर्षा द्वीपों पर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से मई प्रथम सप्ताह तक दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। ये पहले ही बताया मैंने कि एनसीईआरटी में दिया गया पॉइंट है, तो क्वेश्चन बन सकता है। नॉर्मली सभी ध्यान में रखते हैं कि मानसून का आगमन भारत में जून के शुरू में होता है, वो सही बात है, लेकिन द्वीपों में ये अप्रैल अंतिम और मई के प्रथम सप्ताह में ही हो जाता है। और मानसून किस दिशा में बढ़ता है, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो ये स्मार्ट स्टडी है कि हर एक पॉइंट में क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं वो आप दिमाग में रखें। आगे बढ़ते हैं 3.2, मतलब अगला प्रभाव। फिर जून के प्रथम सप्ताह में मानसून दक्षिण भारत तक पहुंच जाता है और सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है, जैसे मानसून प्रस्फोट, मानसून विस्फोट या मानसून का फटना कहते हैं।
दक्षिण भारत में पहुंचने के बाद मानसून 2 शाखाओं अरब सागर व बंगाल की खाड़ी शाखा में बढ़ जाता है। ये ऊपर हमने कहानी में देखा था, लेकिन ये नई चीज़ है कि जब मानसून की शुरुआत में अचानक तेज़ी से बरसात होने लगती है तो इसको मानसून प्रस्फोट विस्फोट या मानसून का फटना कहते हैं। बाकी तो कहानी है कि उसके बाद ये मानसून 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा में। फिर आगे देखते हैं। 10 जून के आसपास अरब सागर शाखा मुंबई और बंगाल की खाड़ी शाखा असम तक पहुंच जाती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मुंबई में जो बरसात होती है वो लगभग कब होती है और किस शाखा से होती है। तो 10 जून में होती है और अरब सागर शाखा से होती है। सेम ऐसा क्वेश्चन असम से बन सकता है कि असम में बरसात कब होती है और किस शाखा से होती है। तो असम में भी 10 जून के आसपास मानसून पहुंच जाता है, लेकिन ये पहुंचता है बंगाल की खाड़ी शाखा से। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मध्य जून तक दोनों शाखाएं उत्तर भारत में आपस में मिल जाती है। तो ये भी क्वेश्चन बनेगा कि दोनों अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जो शाखाएं हैं वो आपस में कब मिलती है? मध्य जून में। नेक्स्ट दिल्ली वाला पॉइंट है कि दिल्ली में मानसूनी वर्षा पहले बंगाल की खाड़ी शाखा से 29 जून के आसपास होती है। तो सेम क्वेश्चन कि दिल्ली में जो बरसात होती है, मानसून का आगमन होता है, लगभग कब होता है और किस शाखा से होता है? तो 29 जून है दिल्ली की मानसून की आने की डेट। और कौन सी शाखा है? बंगाल की खाड़ी शाखा से। बाद में अरब सागर शाखा भी आएगी, लेकिन पहली बरसात जो करती है दिल्ली में वो बंगाल की खाड़ी शाखा करती है। नेक्स्ट, फिर मध्य जुलाई तक मानसून पूरे देश के शेष हिस्सों तक पहुंच जाता है। मतलब मध्य जुलाई तक मानसून पूरे देश को कवर कर लेता है। इसके बाद मध्य जुलाई से मध्य सितंबर तक पूरे भारत में बरसातें होती रहती हैं। फिर मानसून की वापसी की प्रक्रिया सितंबर में प्रारंभ होगी। तो जुलाई तक पूरे देश में फैल गया मानसून, और 2 महीने से मध्य सितंबर तक बरसात करता ही रहा। फिर बाद में सितंबर में लौटना शुरू होगा, जो कि अगला टॉपिक है हमारा मानसून का निवर्तन। अब निवर्तन को भी चित्र में समझ लेते हैं पहले। तो देखिए, निवर्तन का मतलब होता है मानसून का लौटना। तो मानसून क्यों लौटता है? क्योंकि सितंबर तक आते आते जो सूर्य की किरणें पहले कर्क पर लंबवत पड़ रही थी, अब वो दक्षिण भारत के से पार होती हुई मकर की ओर जा रही है। तो मकर में जब सूर्य की किरणें पड़ेगी तो दक्षिण भारत के भी नीचे जो हिंद महासागर कैसा है वो गर्म होने लगेगा, और गर्म होने से वहां बन जाएगा नीचे उच्च दाब। और उत्तर भारत में अब तक लगभग 4 महीने बरसात होती रही है। ठंड का माहौल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। नमी बढ़ने से यहाँ बनने लगता है उच्च दाब। फिर पवनें उच्च से भागेगी निम्न दाब की ओर। तो ये जो पवनें हैं ये उत्तर और पूर्व दिशा से जा रही हैं, इसीलिए इनको कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। और ये मात्र 25% बरसात करता है, और ये लौटता लौटता जा रहा है, बरसात करता हुआ जा रहा है, इसलिए इसको लौटता मानसून या मानसून निवर्तन कहते हैं। फिर किस हिसाब से जाएगा? सितंबर से स्टार्ट होगा और अक्टूबर मध्य तक लगभग पूरे भारत, उत्तर भारत को तो ये पार कर जाएगा। दक्षिण भारत में ये नवंबर तक और दिसंबर तक बरसात करता रहता है। तो दिसंबर तक इसको मतलब दिसंबर लग जाता है पूरे भारत से निकलते निकलते। अब इसके नोट्स देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट वही समय। तो उत्तर भारत में मानसून निवर्तन यानी लौटने का समय 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक होता है, लेकिन दक्षिण भारत से मानसून लौटते लौटते 15 दिसंबर तक का समय लग जाता है। तो ध्यान रखना है, पूरे भारत में ज़्यादातर अक्टूबर से मानसून साफ हो जाता है, लेकिन लास्ट में नवंबर दिसंबर के तक बरसात होती है दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, तो दिसंबर लग जाता है। कारण जो अभी हमने समझा कि सितंबर में सूर्य की किरणों के मकर रेखा की ओर खिसकने के कारण वहाँ निम्न दाब बनने लगता है, और इसके विपरीत उत्तरी भारत में अधिक ठंड और के कारण उच्च दाब बनने लगता है। परिणाम स्वरूप उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें उत्तर भारत से हिंद महासागर की ओर लौटने लगती हैं, जिसे लौटता मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। ये कुल भारतीय वर्षा का 25% वर्षा करता है। तो अभी हमने देखा कि उत्तर पूर्व से मानसून जो लौटता है तो उसे उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं, और ये लौट रहा है इसलिए लौटता मानसून या मानसून का निवर्तन कहते हैं। और ये करता है मात्र 25% वर्षा, क्योंकि 75% वर्षा किसने की? दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने। अब इस लौटते मानसून के प्रभाव क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो मानसून वापसी प्रक्रिया सितंबर में प्रारंभ होती है और अक्टूबर तक प्रायद्वीपीय भारत तथा दिसंबर प्रारंभ तक पूरे देश से मानसून की वापसी हो जाती है। यह अभी हमने ऊपर देखा।
दूसरा प्रभाव, उत्तर भारत से लौटती मानसूनी पवनें बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों के संपर्क में आने से पूर्वी तटीय भारत में चक्रवात लाती हैं। तो जब मानसून लौटने लगता है तो बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों में जब ये पवनें आ जाती हैं तो चक्रवात लाती हैं पूर्वी भारत के क्षेत्र में, और बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प प्राप्त करके नवंबर में तमिलनाडु में वर्षा करती है। यहाँ अक्टूबर और नवंबर वर्ष के सबसे अधिक वर्षा वाले महीने होते हैं। ये दो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और निकल के आ गए कि एक तो तमिलनाडु में बरसात कब होती है, अक्टूबर नवंबर में। किस शाखा यानी किस क्षेत्र से वहाँ जलवाष्प आता है, बंगाल की खाड़ी से, और ये लौटते मानसून के टाइम पर होता है, उत्तर पश्चिमी उत्तर पूर्वी मानसून में। तो ये भी ध्यान रखना है कि तमिलनाडु में जो बरसात होती है वो किस मानसून से ज़्यादा होती है, दक्षिण पश्चिमी से या उत्तर पूर्वी से। तो शुरुआत होती है दक्षिण पश्चिमी से और अंत में वहाँ बरसात होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। तीसरा पॉइंट है, अक्टूबर एवं नवंबर महीने ग्रीष्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होते हैं। मतलब कि इन 2 महीनों में अब ये जो ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु थी ये खत्म हो रही है और स्टार्ट क्या हो रही है, शीत ऋतु। इस समय मानसून की वापसी से दिन में उच्च तापमान व अत्यधिक आर्द्रता के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है। इसे क्वारक्यूमस कहते हैं। मतलब जब ये मौसम में बदलाव होने लगता है तो शुरुआत में तापमान तेजी से बढ़ने लगता है, वो उमस उत्पन्न कर देता है जिसे क्वारक्यूमस कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं 9वें टॉपिक की तरफ। 9वां टॉपिक है मानसूनी वर्षा ऋतु की विशेषताएं। मतलब ये जो वर्षा ऋतु है इसमें क्या क्या अलग विशेषताएं हमें देखने को मिलती है जो क्वेश्चन के रूप में आ सकती है। तो मानसून के दौरान वर्षा की कई विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जैसे उत्तर भारत में मानसून का समय जून से मध्य सितंबर के बीच 100 से 120 दिन लगभग 4 महीने होता है। ये भी एनसीईआरटी का फैक्ट है और ये क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर भारत में जो मानसून का समय है वो कब से कब है, जून से मध्य सितंबर तक, और लगभग 100 से 120 दिन होता है, 4 महीने। उसके बाद दूसरा पॉइंट, दूसरा है देश में होने वाली कुल वर्षा का लगभग 75% भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून और शेष 25% भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त होता है। यह भी हमने ऊपर चित्र में देखा था कि जब मानसून का आगमन होता है उसको कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून और ये 75% वर्षा करता है। फिर जब मानसून लौट रहा होता है तो इसको कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून और ये 25% बरसात करता है। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, मानसून की अधिकतर बरसात देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है, जैसे मौसिनराम। मेघालय विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। फिर पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है तथा राजस्थान एवं गुजरात के पश्चिमी भागों में वर्षा बहुत कम होती है। ये चीज़ें ध्यान रखना, फैक्ट आजकल कम पूछे जाते हैं, ये जो प्रभाव हैं इनको घुमा फिरा के आजकल ज़्यादा पूछा जाता है। तो प्रभाव अभी हमने देखा कि भारत में पूर्वी हिस्से में सबसे ज़्यादा बरसात होती है, लेकिन अब पूर्व से पश्चिम की तरफ जैसे जैसे जाओगे तो बरसात घटती जाएगी। ये ही चीज़ पूछी जाती है कि भारत में और पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा का वितरण जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन होगा बढ़ता जाएगा, ये प्रभाव, या घटता जाएगा, या वर्षा स्थिर रहेगी, या बरसात बंद हो जाएगी। तो इस तरह के ऑप्शन होंगे। तो आपको ध्यान रखना है पूर्व से पश्चिम की तरफ जब हम जाते हैं तो बरसात की मात्रा घट जाती है, क्योंकि मेघालय में मौसिनराम विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है और भारत का भी, और पश्चिमी राजस्थान भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। तो पूर्व में ज़्यादा वर्षा और पश्चिम की तरफ जाते जाते वर्षा कम होती जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दूसरा है समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसूनी वर्षा घटती जाती है। इसमें ही शब्द को काट लेना है। जैसे कोलकाता में 119 सेंटीमीटर, पटना में 105 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर तथा दिल्ली में 56 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये भी एनसीईआरटी का दिया गया फैक्ट है कि इससे हमें दिख रहा है कि जो कोलकाता है वो समुद्र के किनारे पर है तो सबसे ज़्यादा बरसात है 119 सेंटीमीटर। कोलकाता के बाद स्थल की तरफ जाएंगे तो आएगा पटना, बरसात कम हो गई 105। पटना से और आगे जाएंगे स्थल के अंदर इलाहाबाद, तो बरसात और कम हो गई 76 सेंटीमीटर। फिर और अलग स्थलीय भाग में जाएंगे दिल्ली, तो बरसात और कम हो गई 56। मतलब समुद्र किनारे से जितना हम अंदर जा रहे हैं स्थलीय भाग की तरफ उतना ही बरसात कम होती जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आता है
कि समुद्र किनारे में और समुद्र से अंदर स्थलीय भाग में। ज़्यादा बरसात कहाँ होगी? तो समुद्र किनारे में। और समुद्र किनारे से अंदर की तरफ जाएं तो बरसात में क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ती है या घटती है? तो घटती है। तो इस तरह के घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर, तो इसलिए पॉइंट को रटना नहीं है, समझना है। पांचवा है वृष्टि छाया क्षेत्र। तो किसी पर्वत श्रेणी के पवनाभिमुख ढाल वाला वह क्षेत्र जहाँ वर्षा नहीं होती या कम होती है, वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। भारत में पश्चिमी घाट का पूर्वी हिस्सा, दक्कन पठार व मध्य प्रदेश के कुछ भाग इसी क्षेत्र में आते हैं। मतलब जब कोई पहाड़ी क्षेत्र होता है और उसकी एक दिशा से ये मानसूनी पवनें आ रही हैं, तो जिस दिशा में आ रही है वहाँ तो बहुत ज़्यादा बरसात हो जाएगी। लेकिन जब ये आगे पार होकर के आगे निकलती हैं तो उस पर्वत के जस्ट नीचे वाला ये हिस्सा, यहाँ बरसात नहीं होती क्योंकि पवनें आगे निकल जाती हैं, ये ढाल के अंडर में आ जाता है। तो पवनाभिमुख मतलब पवन के अपोजिट दिशा में जो हिस्सा पर्वत के नीचे छूट जाता है बरसात से, उसी को कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। तो ऐसे भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो भारत में है पश्चिमी घाट का पूर्वी हिस्सा, वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, दक्कन पठार और मध्य प्रदेश। छठा पॉइंट है मानसून विच्छेद। तो मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि कुछ दिन या कुछ सप्ताह वर्षा ना हो तो इसे मानसून विच्छेद या वर्षा का विराम कहते हैं। मानसून विच्छेद का कारण मानसूनी गर्त के अक्ष का उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकना है। जब मानसूनी गर्त का अक्ष मैदानों पर होता है तब इन भागों में अच्छी वर्षा होती है, और दूसरी ओर जब यह अक्ष हिमालय की तरफ चला जाता है तो मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है। मतलब बरसात का एक अक्ष होता है, वो जहाँ होता है वहाँ बरसात अधिक होती है, और जहाँ वो नहीं होता वहाँ बरसात में गैप आ जाता है। मतलब कुछ दिन बरसात नहीं होती, तो उसी गैप को कहते हैं मानसून विच्छेद। अब अगला टॉपिक है शीत ऋतु, मतलब सर्दियाँ। तो पहला पॉइंट वही समय। तो इसको भी पहले हम चित्र में समझ लेते हैं कि सर्दियाँ आने का मेन कारण क्या है हमारे भारत में। तो ये चीज़ ध्यान से समझनी है, समझने वाली चीज़ है ये, रखने वाली नहीं। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर इस हिसाब से झुकी हुई है, यहाँ पर अब इस चित्र में देखोगे सेम यही इस हिसाब से भी है। मतलब बीच में सूर्य है और ये पृथ्वी का परिक्रमण है कि जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो हर बार झुकाव तो पृथ्वी का हर स्थिति में सेम ही रहता है, और यही झुकाव जो है ये मेन कारण है सर्दियाँ और गर्मियाँ होने का। कैसे? देखिए ये पृथ्वी का झुकाव है और पृथ्वी में ये बीचों बीच की लाइन है विषुवत। इसके जस्ट ऊपर वाली ये लाइन है कर्क, जिसमें हमारा भारत है, और ये जो डार्क बिंदु दे रखा है ये हमारे भारत को दिखा रहा है कि भारत में शीत ऋतु कब होती है। तो अब आप इस डार्क बिंदु को ध्यान से देखें कि ये विषुवत के ऊपर है कर्क रेखा पर, और इस स्थिति में आप देख रहे हो तो भारत यहाँ होगा, और यहाँ सूर्य की किरणें पड़ती है मकर पर। मतलब कि जो सर्दियों का टाइम होता है उस समय सूर्य की किरणें मकर वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और कर्क ऊपर चला जाता है पृथ्वी के झुकाव के कारण। मतलब सूर्य की किरणें कर्क में तिरछी हो जाती हैं पड़ने के लिए। तो तिरछी होने के कारण गर्मी कम होती है, इसलिए सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं। और गर्मियों में हम देखेंगे कि ये जो कर्क है हमारी, ये बिल्कुल सूर्य के सामने आ जाएगी लंबवत। तो इसलिए सीधी गर्मी पड़ेगी, सीधी किरणें पड़ेगी तो गर्मियाँ अधिक होंगी। तो ये मेन कारण है कि सर्दियों के टाइम पर सूर्य की किरणें मकर वृत्त पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए हमारा कर्क वृत्त यानी भारत वो ऊपर हो जाता है पृथ्वी के झुकाव के कारण, और इसलिए सूर्य की किरणें तिरछी आती हैं। इसी कारण हम ठंड ज़्यादा देखते हैं। अब इस चीज़ को हम पढ़ लेते हैं पॉइंट्स में। शीत ऋतु, पहला पॉइंट समय। तो उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से फरवरी तक रहती है, और 22 दिसंबर उत्तरी भारत का सर्वाधिक ठंडा दिन व दिसंबर व जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तो इसमें आपको ध्यान ही रखना है, देखो ठंडा दिन तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर हमेशा आगे पीछे होता रहता है, तो 22 दिसंबर को एग्जैक्ट हम ठंडे के हिसाब से नहीं मान सकते। लेकिन अभी जो हमने पृथ्वी को परिक्रमण की स्थिति में देखा तो वहाँ पर ये 22 दिसंबर और 21 जून कुछ खास है कि 22 दिसंबर को पृथ्वी में जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है यानी कि कर्क रेखा जहाँ हमारा भारत है, वहाँ ये सबसे छोटा दिन माना जाता है 22 दिसंबर।
और 21 जून को माना जाता है सबसे बड़ा दिन। सबसे बड़ा दिन है, इसी हिसाब से अनुमान लगाया जाता है गर्मी सबसे ज़्यादा 21 जून को होती है। सबसे छोटा दिन है, सर्दियों का दिन है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा सर्दी 22 दिसंबर को मानी जाती है। इसके पहले सर्दियां जो होती हैं वो 22 दिसंबर से पहले, मतलब कि अक्टूबर से 22 दिसंबर की तरफ सर्दियां बढ़ती रहती हैं। फिर 22 दिसंबर से फरवरी तक हम सर्दियों को घटते हुए देखते हैं। कारण हमने देख लिया, एक बार इसको बस पॉइंट में पढ़ लेते हैं। तो उत्तरी भारत में शीत ऋतु की उत्पत्ति का मुख्य कारण इस समय पृथ्वी का अपने अक्ष में झुकाव है, जिस कारण इस समय सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और उत्तर भारत यानी कर्क रेखा में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण तापमान कम और ठंड अधिक होती है। तो ये कारण हम पहले देख चुके हैं। शीत ऋतु का एक और कारण इस समय पश्चिमी विक्षोभ द्वारा उत्तर भारत में शीतलहर का आना भी है। तो ये भी एक कारण है, ध्यान रखना, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, ठंडे चक्रवात लाते हैं। एक और कारण है इसका, उत्तर भारत में शीत ऋतु का एक अन्य कारण उत्तरी राज्यों का समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर होना है। मतलब जो राज्य समुद्र के किनारे हैं उनका मौसम समुद्र से प्रभावित होता है, लेकिन जो समुद्र से जितना दूर होते हैं वहाँ ठंड भी अधिक होती है और गर्मियाँ भी अधिक होती है, तो इसलिए उत्तर भारत में ठंड ज़्यादा होती है। फिर इस शीत ऋतु के प्रभाव क्या होते हैं? तो पहला है, दक्षिण से उत्तर की ओर तापमान घटने लगता है। दक्षिण भारत का औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं उत्तर भारत का औसत तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत में तापमान देखो सर्दियों में भी 25 डिग्री है, तो लगभग ठीक ठाक गर्मियाँ ही रहती हैं, मतलब ज़्यादा ठंड नहीं होती। लेकिन उत्तर भारत में 10 से 15 डिग्री तापमान पहुँच जाता है, तो ज़्यादा ठंड हो जाती है। नेक्स्ट है, शीत ऋतु में आसमान साफ, तापमान कम, पवनें शिथिल होती हैं, जिससे दिन गर्म व रातें ठंडी होती हैं। और उत्तरी भारत में तुषारपात व हिमालय में हिमपात सामान्य बात है। तो ये चीज़ें हमें सर्दियों में देखने को मिलती है कि कैसा मौसम रहता है, आसमान साफ और तापमान कम, पवनें शिथिल रहती है। और ये पॉइंट आया हुआ है केवीएस में कि सर्दियों में कैसे होते हैं दिन, दिन गर्म रातें ठंडी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, वहाँ पर दिन गर्म देख करके बच्चे घबरा के कि सर्दियों में तो दिन ठंडे होते हैं, गर्म कैसे हो गया। यहाँ पर दिन और रात में कंपैरिजन किया गया है, तो रातें ठंडी है, दिन अपेक्षाकृत रात से गर्म होते हैं। तीसरा पॉइंट है, इस ऋतु में पश्चिमी जेट धाराएं उत्तरी भारत में शीतलहर और चक्रवाती विक्षोभ लाती हैं, जिसके कारण उत्तरी मैदानों में वर्षा होती है, जिसे महावट कहा जाता है, जो रबी फसलों के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो बस ये ध्यान रखना है कि सर्दियों में होने वाली बरसात को महावट कहते हैं और ये रबी की फसलों के लिए इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस ऋतु में दक्षिण भारत में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का अधिकतर हिस्सा स्थलीय भाग से आने के कारण गर्म होता है, जिसमें वहाँ का मौसम शुष्क होता है, और कुछ पवनों के समुद्र से जलवाष्प लाने के कारण तमिलनाडु पर बरसात होती है, जिसे उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। और तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा इसी दौरान अक्टूबर नवंबर में होती है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। बस ध्यान ये रखना है कि शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून जब लौट रहा होता है तो वहाँ की पवनें जो स्थलीय भाग से आती हैं वो गर्म होती हैं, इसलिए दक्षिण भारत सर्दियों में भी गर्म होता है। और जो समुद्र से आ रही होती है वो अपने साथ जलवाष्प लाती है और तमिलनाडु में बरसात कर देती है। ये अक्टूबर नवंबर की तमिलनाडु की सबसे ज़्यादा बरसात वाला मौसम होता है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि समुद्री पवनों के प्रभाव से यहाँ तापमान में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। तो ये ध्यान रखना है कि प्रायद्वीपीय जो भारत होता है वहाँ शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि यहाँ इन मानसूनी पवनों का या समुद्री प्रभाव के कारण ज़्यादा प्रभाव नहीं होता, तो इसलिए ज़्यादा ठंड नहीं होती। यहाँ समकारी प्रभाव के कारण लगभग ठीक ठाक गर्मी सी ही रहती है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीष्म ऋतु। तो इसका कारण हम पहले भी समझ चुके हैं, शॉर्ट में एक बार जल्दी बता देता हूँ कि ग्रीष्म ऋतु का मेन कारण है कि गर्मियों के महीनों में हमारा उत्तरी भारत यानी कर्क रेखा सूर्य के सामने पड़ती है, बिल्कुल लंबवत, इसीलिए सीधी किरणें पड़ती है और सीधी गर्मी पड़ती है, तो गर्मियाँ ज़्यादा होती है। अब इसके पॉइंट देख लेते हैं। समय, तो उत्तरी भारत में ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई तक होती है और 21 जून सर्वाधिक गर्म और सबसे बड़ा दिन मान सकते हैं हम, और साथ में मई जून सबसे गर्म महीने होते हैं। कारण अभी हमने देखा, उत्तरी भारत में ग्रीष्म ऋतु का मुख्य कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव है, जिस कारण इस समय सूर्य की किरणें कर्क रेखा यानी उत्तर भारत पर लंबवत पड़ती हैं।
परिणामस्वरूप उत्तर भारत में तापमान अधिक और गर्मी अत्यधिक हो जाती है। अब इसके प्रभाव देख लेते हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादा। तो गर्मियों के प्रभाव में पहला है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत का तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। मतलब प्रायद्वीपीय भारत पर ना तो सर्दियों का ज़्यादा असर देखने को मिलता है, ना गर्मियों का। और कारण क्या है? समुद्री प्रभाव, क्योंकि समुद्र इसके नज़दीक होता है। और उत्तर भारत की गर्मी 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। दूसरा प्रभाव, इस मौसम में कभी कभी तेज हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा व हिमवृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में से कालबैसाखी, मतलब ध्यान रखना है, गर्मियों में जो मूसलाधार वर्षा होती है उस वर्षा का नाम पश्चिम बंगाल में है कालबैसाखी। पूर्वी भारत में इसे कहते हैं नॉर्वेस्टर वर्षा। कर्नाटक में इसके दो नाम है, कॉफ़ी वर्षा या चेरी ब्लॉसम। तो ये ध्यान रखना है, कालबैसाखी से क्वेश्चन आता है, नॉर्वेस्टर से आता है, कॉफ़ी वर्षा से या चेरी ब्लॉसम से। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु का एक और प्रभावी लक्षण लू है। यह गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं जो दिन के समय उत्तर व उत्तर पश्चिमी भारत में चलती है। शॉर्ट में ध्यान रखना है, गर्मियों में जो गर्म हवाएं चलती हैं उनको लू कहते हैं। ये ज़्यादातर उत्तर भारत में चलती हैं। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में मई महीने के दौरान धूल भरी आंधियाँ आती हैं। ये आंधियाँ अपने साथ ठंडी हवाएं एवं हल्की वर्षा लाकर तापमान को कम करके स्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि उत्तर भारत में गर्मियों में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं और इनका काम क्या है? ये हल्की वर्षा ला के तापमान को कम करती है। लास्ट 2 पॉइंट बचते हैं। ग्रीष्म ऋतु के अंत में केरल व कर्नाटक के पूर्व मानसून वर्षा होती है, जिस कारण आम जल्दी पक जाते हैं, इसलिए इसे आम्र वर्षा कहते हैं। तो ध्यान रखना है, लौटते मानसून में केरल में जो बरसात होती है वो आम पका देती है, इसलिए इसे आम्र वर्षा कहते हैं। फिर जून में मानसून का आगमन होने लगता है। इस प्रकार भारत में सभी ऋतुएं एक के बाद एक आपस में जुड़ी होती है। मतलब इस वीडियो के शुरुआत में हमने देखा था जून में मानसून का आना, और अब सर्दियों के फिर उसके बाद हमने सर्दियां देखी, फिर गर्मियां देखी, गर्मियों के अंत में फिर वही जून आ गया, तो फिर मानसून आगमन होगा। तो इस तरीके से भारत में सारी ऋतुएं एक के बाद एक आपस में जुड़ी हुई है। तो यहाँ आज के ये सारे टॉपिक कंप्लीट हुए हैं। तो अब हम इस वीडियो में जो जो टॉपिक समझे हैं उससे आपसे 3 क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि ये पता चले कि आपको ये कितना समझ में आया। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक वर्षा होती है? इसके ऑप्शन है जेट स्ट्रीम से, बी ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, सी ऑप्शन है उत्तर पूर्वी मानसून से, और डी ऑप्शन है चक्रवातों से। तो यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ वर्षा की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए है वर्षा घटती जाती है, ऑप्शन बी वर्षा बढ़ती जाती है, ऑप्शन सी वर्षा स्थिर हो जाती है, या ऑप्शन डी वर्षा बंद हो जाती है। तो आंसर अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, चाहे आप सिर्फ ऑप्शन ही लिख दें। आज का तीसरा क्वेश्चन है, गर्मियों में अचानक होने वाली मूसलाधार वर्षा को पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए चक्रवाती वर्षा, ऑप्शन बी कालवैसाखी, ऑप्शन सी नॉर्वेस्टर, या ऑप्शन डी कॉफ़ी वर्षा। तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यहाँ आज का वीडियो कंप्लीट होता है। इस पूरे चैप्टर के नोट्स अगर आपको चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप ले सकते हैं। यहाँ वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।